हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, द्वितीय संस्करण, है ना। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की बुक है जो राज्य सेवा एवं राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, जो अपकमिंग परीक्षाएं हैं, पटवारी, फॉरेस्ट, आबकारी, पुलिस, एसआई, सब में काम आएगी दोस्तों। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं, एमपीपीएससी की प्री में डेफिनेटली काम आएगी। ये आप बुक के सामने का कवर पेज देख सकते हैं। यहाँ विषय सूची लिख रखी है दोस्तों, कौन से चैप्टर दिए रखे हैं ये बताया गया है इस बुक में। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज हम चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में वन संसाधनों के बारे में जानेंगे। इसके पहले 13 लेक्चर मैंने डाल चुका हूं, चैनल में प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं, उस प्लेलिस्ट को विजिट करें, उसमें आने वाले लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस। चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे, हम वन के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 14 है मध्य प्रदेश में वन संसाधन के बारे में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, वनों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, वन बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए, मध्य प्रदेश को वनों का राज्य कहा जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश को वनों का राज्य कहा जाता है। पूरे भारत में सर्वाधिक वन हमारे मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को वनों का राज्य भी कहा जाता है। याद रखना है, सर्वाधिक वन किस राज्य में है, क्वेश्चन आएगा तो मध्य प्रदेश टिक्का मारना है आपको। तो हम इस लेक्चर में वनों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। वनों का वर्गीकरण जो हम पढ़ेंगे, पहले जलवायु के आधार पर देखेंगे। जलवायु के आधार पर तीन भागों में बटा हुआ है हमारा मध्य प्रदेश। एक है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इनको डिटेल में देखेंगे। प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रशासन के आधार पर, है ना, तो आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन यानी कि सबसे पहले रिजर्व्ड फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो संरक्षित वन होते हैं उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं, और अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। प्रजाति के आधार पर भी वन होते हैं, तो प्रजाति के आधार पर सागौन वन है, साल वन है और बांस का पेड़ होता है, बांस के वन होते हैं, है ना। प्रादेशिक आधार पर देखेंगे, यहाँ पर प्रशासनिक आधार पर अलग है और प्रादेशिक आधार पर देखा जाए तो दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र वाला क्षेत्र अलग है, वहां अलग प्रकार के वन है। विंध्य कैमूर क्षेत्र और शिवपुरी मुरैना का क्षेत्र, तो इसको हम देखेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे उष्ण, यानी सबसे पहले बात करेंगे जलवायु के आधार पर। मैंने बताया जलवायु के आधार पर, तो जलवायु के आधार पर वनों के प्रकार। तो देखो, जलवायु हर क्षेत्र की अलग अलग होती है। तो देखो, इस क्षेत्र में दिशा के हिसाब से याद रखें, इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं दोस्तों। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन जो मध्य भारत के तरफ वाला पठार है, इधर मध्य भारत का पठार, इधर कटीले वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये बीच वाला क्षेत्र है, यहां पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। ये क्षेत्र में पाए जाते हैं। नक्शे को एक बार आपको देख लेना है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो देखिए दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तो देखो ये इसकी आवश्यकता, ये जो वन होते हैं ये 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक के वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। अगर 75 नहीं आएगा तो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन है। क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन में अर्धपर्णपाती ऐसे दे सकता है, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों की सभी वृक्षों की प्रजातियां पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेती है। ये जो वन होते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये पतझड़ की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, जो पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं और फिर नए पत्तों की शुरुआत होती है, उसमें नए पत्ते फूटते हैं और नए पत्ते उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, है ना, उगते हैं, कह सकते हैं हम उसको। तो इन वनों में सभी वृक्षों की प्रजातियां पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेती है। वृक्षों की प्रजातियां देखें तो सागौन के वन इसमें आते हैं, शीशम के वन आते हैं, नीम का आता है और पीपल आदि वृक्ष इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं और आते हैं दोस्तों किसके अंतर्गत, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत। ये होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर आदि जिले में पाए जाते हैं ये वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे समझ में, तो इससे इतना ही याद रखना है, कभी क्वेश्चन पूछे तो वर्षा याद रख लो, 50 से 100 सेंटीमीटर या 75 से 100 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में एक देवराणाएं योजनाएं चलाई गई है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में देवराणाएं योजना क्या है, तो मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ाने के लिए और अपने रोजगार से जुड़ने के लिए सरकार ने देवराणाएं योजना बनाई है। देवराणाएं योजना बनाई है मध्य प्रदेश में। देवराणाएं योजना के माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चैन का विकास किया जाएगा, एक पूरी वैल्यू के चैन का विकास किया जाएगा दोस्तों।
तो समझ में आ गया ये योजना क्या है। मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने के लिए, आयुष दोस्तों ये वाला आयुष है, AYUSH, आयुष होता है दोस्तों। ए से होता है आयुर्वेदिक, वाई से होता है योगा, यू से होता है यूनानी, एस से होता है सिद्धा एंड एच से होता है होम्योपैथिक। तो ये आयुष को बढ़ावा देने के लिए है ना, मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने और उससे रोजगार से जुड़ने के लिए सरकार ने देवरणाय योजना बनाई। प्रदेश में देवरणाय योजना के माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन की जाएगी। अब हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन की। अर्ध लग गया दोस्तों यहां पे, तो इसकी आवश्यकता कब होती है, तो 100 से 150 सेंटीमीटर। हमने पढ़े 50 से 75 सेंटीमीटर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, यानी बीच का समझ लो इसको। अर्ध का मतलब बीच का है ना, अर्ध यानी 100 से लेकर 150। इस वन की अधिक प्रजाति में वृक्ष बसंत आगमन पर पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो बसंत आता है दोस्तों, बसंत आगमन पर पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं। बसंत प्रक्रिया यानी बसंत का महीना कब आता है दोस्तों, बसंत का महीना आपने देखे होंगे फरवरी मार्च तक रहता है, फरवरी मार्च में शुरू होता है। तो इस वन की आधी प्रजाति के वृक्ष बसंत आगमन पर अपनी प्रक्रिया पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं, पतझड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। इस प्रजाति में साल हो गया, बांस, महुआ, सागून, शीशम, हर्रा आदि पेड़ आते हैं दोस्तों। ये क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जो बालाघाट है, अनूपपुर है, शहडोल है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल इधर साइड पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये इससे इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। उष्ण पर्णपाती वन में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। अब बात करेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। देखो शुष्क की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, तो इसके लिए 50 से लेकर 75 तक वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 से लेकर 75, या इसको ऐसा ही बोल सकते हैं 25 से लेकर 75, 25 से लेकर 75 तक के वर्षा की आवश्यकता होती है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के लिए। इसमें कटीले प्रजाति के वृक्ष आते हैं, जैसे खैर का पेड़ होता है जिसमें कांटे होते हैं, बबूल का पेड़, पलास का पेड़ और बेर का पेड़। जो कटीले वन होते हैं दोस्तों, जिसमें कांटे लगे रहते हैं, वाले वन होते हैं, इसके अंतर्गत शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत इस क्षेत्र के अंतर्गत मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर जिले आते हैं। ये वन कम वर्षा प्राप्ति के कारण कांटेदार व छोटी पत्ती वाले होते हैं। कांटेदार होते हैं कम वर्षा के कारण और छोटी पत्ती वाले होते हैं, इसलिए तो हमने पढ़े हैं सबसे कम वर्षा मध्य भारत तरफ उत्तर में होती है। उत्तर का मध्य प्रदेश में जो मैप देखना आप, उसमें जो गोहद, भिंड जिले की गोहद तहसील में सबसे कम वर्षा होती है कि नहीं। तो ये इसको याद रखना है, 25 से 75 या 50 से 75 तक वर्षा होती है दोस्तों। तो समझ में आ गया, जलवायु के आधार पर हमने बांटे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जलवायु के आधार पर। अब बात करते हैं प्रशासन के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर कि शासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण देखते हैं। तो यहां मुख्य बिंदु लिखी हुई है आरक्षित वन, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो आरक्षित वन क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना है इसको। आरक्षित वन जो है इसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं। रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ये रिजर्व्ड होता है यानी रिजर्व्ड होते हैं। संरक्षित वन का मतलब होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो प्रोटेक्टेड होते हैं, और अवर्गीकृत वन का मतलब होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो देखो यहीं पे पढ़ के बताते जाऊंगा मैं। तो आरक्षित वन कितने परसेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, तो 65% है आरक्षित वन, यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट 65% है दोस्तों। अब रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, तो इसमें शासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है। शासन का पूर्णतः नियंत्रण रहता है दोस्तों। इसमें शासन प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है और यह पूर्णतः प्रतिबंध रहता है, पूर्णतः प्रतिबंध रहता है। यानी कि नियम कानून यहाँ पे अत्यधिक कठोर होते हैं। देखो अत्यधिक कठोर प्रावधान होते हैं यहाँ पे, तो नियम कानून अत्यधिक कठोर होते हैं। और यहाँ पे पशु चारण यानी पशु चराने की, पशु चारण की अनुमति भी नहीं होती दोस्तों, क्योंकि नियम कानून अत्यंत कठिन है, तो पशु चारण की अनुमति नहीं होती। और ये इसके अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसके अंतर्गत नेशनल पार्क आते हैं, क्या बोलेंगे उसको, राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं, आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। तो यहां से क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, याद रखना है कितने परसेंट आते हैं, ये याद रख लो।
टोटल रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, पशुचारण की अनुमति नहीं होती, नियम कानून अत्यंत कठिन होते हैं। तो वही बताया गया है यहाँ पे, बस समझने वाली बात है। ऐसे वाले आरक्षित वन सर्वाधिक कहां पर है, तो खंडवा वन व्रत में है, और न्यूनतम कहां पर है, तो छतरपुर वन व्रत में है दोस्तों। बस इतना याद रख सकते हैं आप। अब देखिए आरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसके अंतर्गत अभ्यारण्य आते हैं दोस्तों। जो अपन अभ्यारण्य पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो आते हैं इसके अंतर्गत। तो अब देखिए दोस्तों, ये संरक्षित वन जो है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये कितना परसेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये 33% है दोस्तों, 33% है। और इसमें सामान्य नियंत्रण रहता है। सामान्य यानी शासन के नियम तो होते हैं लेकिन कम। सामान्य नियंत्रण का मतलब शासन के नियम तो होते हैं लेकिन कम होते हैं, है कि नहीं। और सामान्य प्रतिबंधित रहता है, यानी टोटल बंद नहीं रहता ये, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है, यानी रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, लेकिन टोटल रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, केवल रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है। इसमें नॉर्मल दंड दिया जाता है, साधारण दंड दिया जाता है। सर्वाधिक वन कहाँ पे हैं इसके, तो छतरपुर वन व्रत में है। न्यूनतम वन कहाँ पर है, तो खंडवा वन व्रत पे है। आ गया समझ में। इसके अंतर्गत अभ्यारण्य आते हैं। इसके बाद देखिए अवर्गीकृत वन, जिसको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहते हैं। ये प्रशासन का ध्यान कम होता है इसमें। यहाँ लिखा हुआ है देखो, कोई नियंत्रण नहीं होता, प्रशासन का ध्यान ही नहीं होता, कम होता है बिल्कुल। तो आ गया समझ में। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण के आधार पर, प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण, जिसमें सागून वन आते हैं, साल वन आते हैं और मिश्रित वन आते हैं दोस्तों, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बोलते हैं यहाँ पे सागून वन। सागून वन कितने क्षेत्रफल में है मध्य प्रदेश के, तो 18,332 क्षेत्रफल में सागून के वन का विस्तार पाया जाता है। और ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का यानी कितने परसेंट में, परसेंट पूछा जाता है 9.36%। तो लगभग 20% भाग पर सागून के वन का प्रतिशत है ये। सागून क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, सागून वन का प्रतिशत कितना है, तो 19.36% सागून वन का प्रतिशत है, डायरेक्ट आ सकता है। साल वन का प्रतिशत कितना है, तो 4.15% साल वन का प्रतिशत है, 4.15%। और अगर क्षेत्रफल देखें तो 3,932 क्षेत्रफल है इसका, 3,932 में साल के वन पाए जाते हैं। मिश्रित एवं अन्य वन है 55,436। 55,436 जो परसेंटेज में देखें तो हम 58.49% मिश्रित व अन्य वन है। रिक्त वन यानी खुला क्षेत्र कितना है, तो 19,989 क्षेत्रफल में खुला वन है, खुला क्षेत्र है। और ये परसेंट देखें तो 18% है दोस्तों। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, सागून वन का प्रतिशत कितना है, 19.36%, लगभग 20%। साल वन का प्रतिशत कितना है, तो 4.15%। मिश्रित व अन्य वन का प्रतिशत कितना है, तो 58.49%। खुला क्षेत्र कितना है, तो 18%। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे सागून वन। तो सागून के पेड़ आपने देखे हैं क्या, नहीं देखे, गांव तरफ रहते होंगे, देखे होंगे आपने, सागून के पेड़ होते हैं। सागून के पेड़ को हरा सोना भी कहते हैं, सागून को हरा सोना भी कहते हैं। और ये राज्य के कितना परसेंट है, तो अभी हमने पढ़े देखो 19.36% है। भारत में सर्वाधिक सागून के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सागून के वन वर्ग का कुल क्षेत्रफल कितना है, प्रतिशत में 19.36% भाग पर पाए जाते हैं। सागून वन जो है बालाघाट जिले में देखने को मिलते हैं। बालाघाट जिले, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक सघनता, कभी पूछेगा, कभी क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागून वनों का जंगल कहां पे है, यह पूछा जा सकता है। या ऐसा पूछा जा सकता है, सागून वनों की सर्वाधिक सघनता कहां पाई जाती है, तो होशंगाबाद के बोरी घाटी में। बोरी घाटी नाम का जगह है, वहां बोरी घाटी होशंगाबाद में सर्वाधिक सागून वन की सघनता पाई जाती है। या उत्कृष्ट जंगल कहाँ पे मिलेंगे, तो बोरी घाटी और रातापानी अभ्यारण्य, रायसेन तरफ, इधर साइड मिलेंगे दोस्तों। और इसका सागून वन का साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है टिक्टोना ग्रैंडिस, टैक्टोना बोल सकते हैं उसको। इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं टैक्टोना। देखो इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं टैक्टोना ग्रैंडिस, इसका साइंटिफिक नेम है ना, वनस्पतिक नाम है सागून का। तो सागून याद रखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, मैंने बता दिया जो भी क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करते हैं साल वन की दोस्तों।
तो साल वन का वनस्पतिक नाम क्या होता है? साल वन का वनस्पतिक नाम है सोरिया रोबास्टा। सोरिया रोबास्टा साल वन का वनस्पतिक नाम है सोरिया रोबास्टा, याद रखना है, सोरिया रोबास्टा पूछा जा सकता है दोस्तों, है कि नहीं? इसको इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं SHOREA सोरिया ROBUSTA रोबास्टा, है ना। लकड़ी इमारतों में काम में प्रयोग में लिया जाता है। इसका साल वन का इसकी लकड़ी इमारतों के कामों में प्रयोग में लिया जाता है। इसका प्रतिशत कितना है? तो ये मध्य प्रदेश के कुल वन वृत्त का यानी 4.15% भूभाग पर साल के वन पाए जाते हैं। साल वन मंडला में, बालाघाट में, उमरिया में, सीधी, शहडोल में अपना विस्तार रखते हैं। इधर साइड मिलेंगे वाले। तो समझ में आ गया। साल वन सरकार द्वारा व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज साल के बीज होते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है। सरकार द्वारा व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज साल के बीज हैं, है ना। और साल के पेड़ से रेलवे स्लीपर भी बनाए जाते थे दोस्तों पहले। आजकल तो कंक्रीट के आ गए हैं RCC के, इससे रेलवे स्लीपर भी बनाए जाते हैं। बस इतना याद रखना है साल के वन से। अब देखिए मिश्रित वन। ये वन मुख्यतः तेंदू होता है ना, तेंदू का पेड़, महुआ का पेड़ होता है, पलास, बबुल, खैर आदि वनोपज पैदा करते हैं। तो खैर का वृक्ष भी होता है। ये मुख्यतः बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम प्रादेशिक आधार पर वनों का विस्तार। तो प्रादेशिक आधार पर 3 विस्तार किया गया है। एक दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, विंध्य कैमूर क्षेत्र और शिवपुरी मुरैना मैदान, यानी शिवपुरी मुरैना क्षेत्र, है ना। तो दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, विंध्य कैमूर क्षेत्र और शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। तो देखिए इनको देखते हैं। तो ये जो दक्षिण नर्मदा क्षेत्र है, यहाँ पे अति सघन वन पाए जाते हैं। विंध्य कैमूर क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं और शिवपुरी मुरैना क्षेत्र में विरल वन पाए जाते हैं दोस्तों। ये याद रखना है। वृक्षों की प्रजाति कैसी है? तो यहाँ पे कैसी है, यहाँ पे कैसी है, उसको समझना है ना। तो देखिए अति सघन वन जो है दक्षिण नर्मदा, तो दक्षिण नर्मदा क्षेत्र जो है वो अति सघन है दोस्तों। अति सघन का मतलब क्या होता है? अति का मतलब ज्यादा, सघन का मतलब घना। अति घना है, ज्यादा घना हुआ क्षेत्र है। घना मैदान यानी घना जंगल बोल सकते हैं हम, वन, है ना। अति सघन वन यानी अति घना जंगल है। वृक्षों की प्रजाति कैसी है? यहाँ पे तो साल है, बांस है, महुआ है, सागुन है, ये सब यहाँ पे वृक्ष मिलेंगे। साल का वृक्ष, बांस के वृक्ष, महुआ के वृक्ष और सागुन के वृक्ष। ये क्षेत्र कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? तो बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला और सिवनी इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे विंध्य कैमूर क्षेत्र की। ये सघन वन, सघन का मतलब होता है घना, सिर्फ घना। ये अति सघन था यानी अति घना था, और ये सिर्फ घना, सघन वन यानी घना जंगल। तो वृक्षों की प्रजाति यहाँ पे शीशम, तेंदुपत्ता और पीपल के पेड़ यानी पीपल के वृक्ष मिलेंगे। ये क्षेत्र कौन सा है? तो सागर, दमोह, कटनी और सतना, ये क्षेत्र विंध्य कैमूर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शिवपुरी मुरैना क्षेत्र देखेंगे, विरल वन है यहाँ पे। विरल का मतलब होता है जो घना ना हो या पतला वन, घना ना हो या पतला वन को विरल वन कहते हैं। वृक्षों की प्रजाति कैसी है यहाँ पे? तो बबूल, पलास, बेर और खैर, यानी जो कांटे वाले वृक्ष होते हैं, जैसे बबूल का पेड़, पलास का पेड़, बेर का पेड़, खैर का वृक्ष, ये सब आते हैं। क्षेत्र कौन सा है? तो मुरैना, ग्वालियर, सतना और मंदसौर इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रादेशिक आधार पर हमने देखे दक्षिण नर्मदा क्षेत्र, विंध्य कैमूर क्षेत्र और शिवपुरी मैदान। तो ये इनको याद रख लो बस। आगे अब बात करते हैं प्रमुख वन उत्पाद के बारे में देखते हैं दोस्तों। सागुन की बात करते हैं। सागुन को इंग्लिश में बोलते हैं टिक, TEAK, टिक, इंग्लिश में टिक भी कहा जाता है इसको, है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष है सागुन के वृक्ष। इसे हरा सोना भी कहते हैं। और ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.36% लगभग 20% भाग पर पाए जाते हैं। हमने पढ़ चुके हैं उधर, याद रखना है इसको, ये पूछा जा सकता है कि नहीं। सागुन वनों की सर्वाधिक सघनता बोरी घाटी, होशंगाबाद में बोरी घाटी नाम का क्षेत्र है दोस्तों। होशंगाबाद हरदा के पास बोरी घाटी नाम का क्षेत्र है, वहां पे सागुन वन की सर्वाधिक सघनता पाई जाती है ना। और इसका हमने वैज्ञानिक नाम पढ़ चुके हैं, जब भी उधर साइड पढ़े थे, टेक्टोना ग्रैंडिस सागुन से इतना ही। बात करेंगे साल की दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में दूसरे सर्वाधिक पाए जाने वृक्ष है साल के वृक्ष। पूर्वी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश में, है ना। और ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यानी 1.4% भूभाग पर है, 1.4% भूभाग पर है। इसका वैज्ञानिक नाम हमने पढ़े थे, सोरिया रोबास्टा,
सोरिया रोबास्टा है ना। और सरकार द्वारा एकाधिकार वाली उपज साल के बीज है। इसी से रेलवे स्लीपर भी बनाए जाते थे पहले, अब तो कंक्रीट के आ गए, नहीं तो साल की लकड़ी के रेलवे स्लीपर भी बनाए जाते थे। साल का कहाँ पे? पूर्वी मध्य प्रदेश तरफ है ना। बांस के बात करेंगे, बांस बहुत इंपॉर्टेंट है। बांस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बम्बू। बांस को इंग्लिश में बम्बू कहते हैं। तो देखिए बांस से सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, देश में सर्वाधिक बांस मध्य प्रदेश में होता है। पूरे देश में, अपने देश में सर्वाधिक बांस मध्य प्रदेश में होता है। और मध्य प्रदेश के भी दक्षिण पूर्वी भाग में होता है, जो बालाघाट तरफ वाला क्षेत्र है, बालाघाट सिवनी वाला, बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा वाला, तो मध्य प्रदेश में भी दक्षिण पूर्वी भाग में होता है। बालाघाट को बांस जिला कहते हैं दोस्तों, जो बालाघाट जिला है उसको बांस जिला कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस बालाघाट जिले में होता है, बालाघाट को बांस जिला कहते हैं। और मध्य प्रदेश में कौन सी प्रजाति का बांस पाया जाता है? तो डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्स है, ये माँ है। डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्स प्रजाति का बांस पाया जाता है। ये एक प्रकार का नर बांस है दोस्तों, नर बांस है। नर मादा होती है ना उसमें भी, तो नर बांस है। तो समझ में आ गया। और उसके अलावा फिर बांस एक प्रकार की घास है दोस्तों। बांस एक प्रकार की जो घास है, सबसे बड़ी घास है। क्वेश्चन आ सकता है बांस क्या है? तो बांस एक प्रकार की सबसे बड़ी घास है। प्रथम बांस का सरकारी शोरूम इंदौर में है। तो देखो, इंदौर जिले में नौलखा में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी शोरूम स्थापित किया गया। बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया। क्वेश्चन आ सकता है, ये बांस जिला बालाघाट को कहते हैं, बता दिया। बांस की एक प्रजाति बलकोआ भी है। बलकोआ भी है, जो सतना और उमरिया में पाई जाती है। तो बांस की एक प्रजाति बलकोआ भी है, मैंने क्या बताया। एक और डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्स प्रजाति का बांस बालाघाट में पाया जाता है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में स्थापित किया गया। याद रखना है, सरकारी शोरूम इंदौर में है, लेकिन बांस को ट्रीट करने के लिए, सुधारने के लिए सरकारी ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया था, है ना। तो बांस मिशन चलाया गया था दोस्तों। बांस के यानी उद्योग स्थापित करने के लिए एक मिशन चलाया गया था। बांस से रिलेटेड जो उद्योग स्थापित करने के लिए एक मिशन चलाया गया था 3 जुलाई 2013 को। तो याद रखना है इसका नाम, यानी तारीख 3 जुलाई 2013 को। उसके अलावा 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया था। तो देखो 2013 ही में दोनों हुआ है ना। तो 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया था। याद रखना है, बांस से इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करेंगे अब तेंदुपत्ता की दोस्तों। तो भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। यानी तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। यानी देश में लगभग मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में लगभग 60% तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है ना। सर्वाधिक उत्पादक जबलपुर वन व्रत में होता है दोस्तों। इसका उत्पादन सर्वाधिक जबलपुर वन व्रत में होता है। देश का सबसे बड़ा बीड़ी उद्योग भी जबलपुर में ही है। तेंदुपत्ता से बीड़ी बनती, यानी बीड़ी, मनोहर बीड़ी, मदर इंडिया बीड़ी और कई प्रकार की बीड़ी आती है। तो सर्वाधिक देश में सबसे बड़ा बीड़ी उद्योग जबलपुर में है दोस्तों। तेंदुपत्ता सबसे कम इंदौर वन व्रत में होता है। सबसे ज्यादा कौन से वन व्रत में होता है पूछेगा तो जबलपुर वन व्रत में, और सबसे कम इंदौर वन व्रत में होता है। बस इतना ही याद रखना है। और यहाँ पे देखो, तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। बीड़ी बनती है पत्ते की, पत्ते को मोड़ते हैं, उसमें तंबाकू भरते हैं और उसको थोड़ा वो से एक धागे से बांध देते हैं और उसके बाद उसको बेहतरीन, है ना। तो उसके बाद सागर, जबलपुर, उमरिया में सर्वाधिक होता है दोस्तों। सागर, जबलपुर, उमरिया में सर्वाधिक होता है। मैंने बता दिया कहाँ कहाँ होता है करके। अब हम बात करते हैं लाख की। तो लाख देखिए दोस्तों, लाख कीट सर्वाधिक बेर, पलाश और कुसुम के वृक्ष में पाया जाता है। लाख कीट सर्वाधिक बेर, पलाश और कुसुम के वृक्ष में पाया जाता है। लाख के कीट का नाम लेसिफर लक्का है। लेसिफर लक्का है, इसका नाम याद रखना है। लाख में जो कीट होता है दोस्तों, उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लाख का सरकारी कारखाना उमरिया जिले में स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा। लाख का सरकारी कारखाना है ना। लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है। लाख से चूड़ी भी बनती है दोस्तों, जो हाथ में पहनते हैं ना, वाली चूड़ी भी बनती है लाख से।
तो समझ में आ गया दोस्तों लाख क्या होता है। अरे लाख आप खेतों में देखे होंगे, जो पेड़ों में देखो, लाख एक बहुउपयोगी लार होती है, लार होती है, जो एक सूक्ष्म कीट का दैहिक स्राव होता है दोस्तों। लाख के उत्पादन करने के लिए पोषक वृक्षों जैसे कि कुसुम, पलाश और बेर अथवा झाड़ीदार पौधों में भालिया की आवश्यकता पड़ती है और उसमें डाल देते हैं। देखो लाख के बीज लाते हैं और उसको पेड़ में जाके डाल देते हैं, फिर पेड़ में एक कीट बनता है और वो कीट उसमें अपने लार्वा छोड़ता है जिससे लाख बनता है। और ये याद रखें, लाख कीट संरक्षण केंद्र जबलपुर में बनाया गया है, क्वेश्चन आ सकता है। लाख कीट संरक्षण केंद्र जबलपुर में बनाया गया है और लाख कीट का नाम क्या है तो याद रखना है, ये लेसिफर लक्का, लेसिफर लक्का इसका नाम है लाख कीट का। और लाख से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका उपयोग काय में किया जाता है, तो श्रृंगार वस्तुएं बनती है, श्रृंगार की जो वस्तुएं होती है, सजावट की वस्तुएं, श्रृंगार की वस्तुएं, और चूड़ी उद्योग ऑप्शन देगा चूड़ी में। अब बात करेंगे खैर नाम का एक वृक्ष होता है दोस्तों, खैर नाम का एक वृक्ष होता है। खैर वृक्ष से कत्था बनता है, कत्था। पान खाए हैं आपने, पान में जो कत्था डलता है जिससे मुंह लाल लाल हो जाता है ना, कत्था भी फायदेमंद होता है सेहत के लिए। चूना कत्था मिला के पान को खाते हैं और उससे भी बहुत सारी कैल्शियम उसकी गिट को, उसके जो लार को तो पान के, तो उससे भी पेट में जो है कैल्शियम की कमी दूर होती है और गर्माहट भी रहती है, गर्म भी होता है ठंडी दिनों में खाते हैं तो, है ना। तो खैर वृक्ष होता है, खैर वृक्ष से कत्था बनाए जाते हैं दोस्तों। और खैर वृक्ष से कत्था, तो इससे क्वेश्चन क्या आता है, खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना दो जगह है मध्य प्रदेश में, एक तो है शिवपुरी में और दूसरा है मुरैना के बनमौर में। मुरैना के बनमौर में वो है ना, क्या नाम बोलते हैं उसको, बनमौर एक औद्योगिक क्षेत्र है मुरैना का, बनमौर एक औद्योगिक क्षेत्र है मुरैना का। तो कत्था बनाने का कारखाना, कत्था उद्योग या कत्था बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में दो जगह है, एक तो है शिवपुरी में, दूसरा मुरैना के बनमौर में। मुरैना के बनमौर में तो ये याद रखना है, शिवपुरी और मुरैना के बनमौर में कत्था उद्योग है, कत्था बनाने का कारखाना बनाया गया है। कत्था कौन सा समझ में आ गया, वो पान में डालते हैं अपन, पान में लगाते हैं, चूना लगाते हैं, उसके ऊपर कत्था डालते हैं बेहतरीन, और उसके ऊपर फिर सुपाड़ी उपाड़ी डाल के खाते हैं, तो वही वाला है ना। तो एक कत्था उद्योग तो खैर वृक्ष से बनता है, याद रखना, खैर वृक्ष से कत्था बनने का उद्योग, है ना। अब बात करते हैं आगे, लेकिन इधर साइड दो तीन चीजें दी हुई है तो उसको देख लेते हैं। देखिए एक ये इधर साइड देखिए क्या लिखा हुआ है सतना समाचार पत्रों में। तो सतना के सोनौरा ग्राम में बांस के उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट, अब भी हमने पढ़े थे बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहां पर है, सतना में है, तो वही है ये, है ना, याद रखना है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहां पर है पूछा जा सकता है, सतना में है। उसके बाद देखिए एक त्रिफला होता है दोस्तों, एक त्रिफला होता है जो हर्रा, बेहड़ा और आंवला का बनता है। हर्रा का पेड़ होता है, देखे होगे आपने, बेहड़ा का भी पेड़ होता है गांव तरफ, और आंवले का भी पेड़ होता है। तो ये त्रिफला एक सदियों पुराना आयुर्वेदिक और हर्बल उपचार है जिसमें 3 अलग अलग फलों का संयोजक होता है, भारतीय आंवला। तो समझ में आ गया दोस्तों, त्रिफला क्या होता है, हर्रा, बेहड़ा और आंवला का मिक्सचर होता है, और ये कई इसकी औषधि बनाने में उपयोग किया जाता है, पेट साफ करने में भी काम आता है, कब्ज की बीमारी को दूर करता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर को तो नहीं, क्या नाम है अपना वो, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। ये सब चीज़ें। आगे चलते हैं अब बात करेंगे हम हर्रा की। हर्रा को डिटेल में डिस्क्राइब कर लेते, तो देख लिए हर्रा जो है, तो हर्रा जो है दोस्तों इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। हर्रा का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। यह सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में होता है, जो अपने मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में होता है। इसका उपयोग चर्म शोधक कार्य के लिए भी किया जाता है, जो चर्म शोधक कार्य होते हैं उसमें भी किया जाता है। तो ये देख सकते हैं, इसको आप छिंदवाड़ा मंडला क्षेत्रफल में पाया जाता है। ये हर्रा, बेहड़ा और आंवला का मिश्रण होता है त्रिफला। हर्रा, बेहड़ा और आंवला का मिश्रण होता है त्रिफला, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक औषधियों में बनाने में किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों महुआ की। तो महुआ का नाम सुने होंगे आप अगर गांव के होंगे तो, शहर वालों को तो कई चीज़ें पता नहीं रहती। तो महुआ, तो देखिए महुआ होता है दोस्तों, एक महुए का पेड़ होता है, उसमें फल लगता है ना। तो महुआ इसका वनस्पतिक नाम होता है मधुका। मधुका इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं MADHUCA, मधुका LON, लॉन्गीफोलिया लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ऐसा लॉन्गीफोलिया,
LONGIFOLI, लॉन्गिफोलिया इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग कच्ची शराब को यहाँ क्या लिखा हुआ है, गपाई, कच्ची शराब व गपाई व औषधि बनाने में किया जाता है दोस्तों इसका उपयोग, महुए का, है ना। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महुए से बनने वाली शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा दिया हुआ है, हेरिटेज शराब का दर्जा दिया हुआ है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कच्ची शराब कैसे बनती है। तो देखो दोस्तों, इसका जो फल होता है, इसके फल को सबसे पहले सुखा दिया जाता है। इसके फल को सुखाते हैं, इसके फल को क्या करते हैं, सुखाते हैं। इसके फल को तोड़ लेते हैं, जब पक जाते हैं इसके फल तो इसके फल नीचे गिर जाते हैं, फिर उसको तोड़ लेते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद क्या करते हैं, सुखाने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, बता रहा हूं। सुखाने के बाद उसकी शराब बनाई जाती है। शराब भी कैसे करके बनाते हैं, शराब बनाने की भी विधि होती है ना। तो देखो, उसको सबसे पहले एक हंडे में पूरे सुखा दिया जाता है, उसको हंडे में डाल दिया जाता है। हंडे में डालने के अलावा इसमें पानी भर दिया जाता है, यहाँ से कपड़ा बांध के रख दिया जाता है। कपड़ा बांध के उसको रख दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, अच्छी उसको सड़ाया जाता है, पूरा सड़ जाता है वो, अच्छा जम के तबीयत से सड़ जाता है दोस्तों, बिल्कुल सड़ जाता है, बिल्कुल बदबू करने लगता है, पूरा तरीके से वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद क्या करते हैं, सड़ने के बाद देखो ये मटका है यानी हंडा है, सड़ने के बाद जब ये सड़ जाता है ना, तो यहाँ पे इसको ले जाके भट्टा में रखते हैं और इसको लगाते हैं इसमें आग लगाते हैं दोस्तों, और ये फिर उबलता है। और यहाँ इसके ऊपर एक दूसरा हंडा रखते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर दूसरा हंडा रखते हैं, और हंडे में से निकला हुआ रहता है पाइप, एक हंडे से निकला हुआ पाइप रहता है ना, हंडे से एक पाइप निकला हुआ रहता है। तो इसको अच्छे ही गर्म करते हैं तो ये देव पकता है, उबलता है, यहाँ से इसके भाप निकल के ऊपर जाता है, और वो भाप निकल के अगले मटके में जाता है, और वो भाप जो है, भाप इस पाइप के माध्यम से आगे बढ़ता है, इस पाइप के माध्यम से आगे बढ़ता है, यहाँ बूंद बूंद करके यहाँ संगरता है, यहाँ पे जमा होता है। और ये जो बूंद बूंद करके इधर साइड जो संगर रहा है दोस्तों, यही है कच्ची शराब। ये क्या है, ये है कच्ची शराब। आया कि समझ में? ये जो भाप होता है ना, वो भाप ही कच्ची शराब है दोस्तों। अब वैसे ही पेवर नहीं पीते उसको, उसमें थोड़ा पानी वानी डालते हैं और पीते हैं उसको, थोड़ा उसका बनाते हैं अनुपात और पीते हैं, वैसे ही पीते हैं कई लोग, बाकी बहुत तेज हो जाती है वैसे में। तो ये है ये। तो क्वेश्चन आ सकता है, कच्ची शराब कौन सी विधि द्वारा बनती है? कच्ची शराब, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे कच्ची शराब सिर्फ महुए की ही नहीं बनती, कई चीज़ों की कच्ची शराब बनती है ना। तो थोड़ा सा, हाँ, कच्ची शराब कई चीज़ों की बनती है दोस्तों, है ना। देखो, गन्ने के रस से भी बनती है, ग्लूकोज, सोरा, महुआ का फूल, आलू, चावल, जौ, मकई जैसे किसी भी स्टार्च होता है ना, किसी भी स्टार्च वाली चीजों का फर्मेंटेशन, क्वेश्चन आ सकता है काहे से बनती है, फर्मेंटेशन से। ये फर्मेंटेशन याद रखें, फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन ऑप्शन नहीं देगा तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्रीवण विधि द्वारा तैयार की जाती है। फर्मेंटेशन या क्रीवन विधि द्वारा शराब तैयार करने की विधि कौन सी होती है करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फर्मेंटेशन क्रीवन विधि द्वारा शराब तैयार की जाती है दोस्तों। समझ में आ गया? अब देखिए, गोंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गम, है ना। तो गोंद पौधों का एक उत्सर्जित पदार्थ है जो कोशिका भित्ति के सेलुलोज के अपघटन के स्वरूप बनता है, फलस्वरूप बनता है। सूखी अवस्था में या रवा के रूप में पाया जाता है, किंतु पानी में डालने पर यह फूलकर चिपचिपा बन जाता है। इसका उपयोग कागज आदि विभिन्न पदार्थों को चिपकाने तथा उनके हमारी सेहत की खूब लाभदायक होता है। तो गोंद से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? गोंद बबूल, अचार और कुसुम आदि से प्राप्त होता है दोस्तों। ये छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी आदि जिलों में मिलता है। सामान्यतः मध्य प्रदेश में 2 प्रकार के गोंद पाए जाते हैं। 2 प्रकार कौन से? तो एक अरेबिक गोंद और एक कुल्लू गोंद। अरेबिक गोंद जो होते हैं खाने योग्य होता है, मिठाई में भी उपयोग किया जाता है। और कुल्लू गोंद जो बेकरी उद्योग होते हैं, बेकरी उद्योग में केक व पेस्ट्री बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो गोंद से क्वेश्चन आ सकता है ना। छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी आदि जिलों में होता है।
आगे बात करेंगे भिलाला, या जिसको भीलमा भी बोलते हैं दोस्तों। तो भिलाला का उपयोग शाही बनाने में किया जाता है। जो शाही होती है, पेन के अंदर जो इंक होती है दोस्तों, शाही या इंक बनाने में किया जाता है। भिलाला से शाही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भिलाला से शाही व पेंट बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में है, सरकारी कारखाना है। भिलाला से शाही व पेंट बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में है, याद रखें। अब देखिए दोस्तों रेशम, तो रेशम मध्य प्रदेश को रेशम के उत्पादन में, यानी रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं दोस्तों, सेरीकल्चर कहा जाता है। और रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन होता है, इसमें प्राकृतिक प्रोटीन होता है, और इसमें जो कीट होती है उसको प्यूपा कहते हैं। प्यूपा से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे बनता है, रेशम कीट के प्यूपा से बनता है ना। अब देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में मलबरी है, मलबरी नाम की किस्म है, रेशम की किस्म है, ये मंडला में पाई जाती है। टसर नाम की बैतूल में किस्म है ये रेशम की, है ना। बैतूल में ईरी नाम की किस्म सिवनी में होती है, और पाई जाने वाली रेशम की प्रजातियां हैं, किस्में हैं। तो याद रखना है, ये मालबरी, टसर और ईरी, ये रेशम की किस्में हैं। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, हाँ, सहतूत की पत्तियों में होता है ये रेशम, सहतूत की पत्तियों में लगाया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सघनता के आधार पर वनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो सघनता के आधार पर एक होते हैं अल्प वन, अल्प का मतलब होता है थोड़े वन, मध्यम यानी बीच के वन, और सघन वन यानी घने वन। तो देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश के मैप में बताया गया है, अल्प वन किधर है, तो अल्प वन ये है। अल्प वन के अंतर्गत बबूल, खैर, पलाश, नीम के पेड़ आते हैं। मध्यम वन क्षेत्र ये यहाँ पे है दोस्तों, तेंदुपत्ता, खैर, आम आदि वृक्ष आते हैं। खैर के वृक्ष इधर ही मिलेंगे, तो तेंदुपत्ता, खैर, आम आदि वृक्ष आते हैं। ये सघन वन यानी घने वन, सघन का मतलब घना होता है, तो घना वन क्षेत्र है जिसमें सागून, बांस, साल, साज का पेड़ होता है, एक हर्रा और महुआ। तो ये इधर साइड दक्षिण पूर्वी साइड होते हैं ये। तो ये मैप को एक बार देख लेना है बस। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वन रिपोर्ट 2021। तो देखिए मध्य प्रदेश यानी भारत की पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी दोस्तों। 1987 में पहली वन रिपोर्ट जारी की गई थी। वन रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वन रिपोर्ट जो है वो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, है ना, या उसको बोल सकते हैं भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय देहरादून में है, वो जारी करता है। तो ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में जारी किया जाता है ना। और भारतीय वन सर्वेक्षण भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है, जो भारतीय वन संस्थान है, जिसका मुख्यालय देहरादून है, वो जारी करता है। यह प्रति 2 वर्ष के अंतराल में जारी करता है। 2021 में 17वीं रिपोर्ट थी, 2021 में आई थी, 2021 की रिपोर्ट है, ये 17वीं रिपोर्ट थी, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश का 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनाच्छादित है। ये क्वेश्चन आ सकता है ना। जो 17वीं रिपोर्ट आई 2021 में, उसमें कितने वर्ग किलोमीटर में, 77,493, इसको याद रखना, ये पूछा जा सकता है। जबकि 2019 में कुल वन क्षेत्र 77,482 था दोस्तों। तो 2019 में जो रिपोर्ट आई थी 2 साल के अंतराल में आती है, तो उस टाइम पे 77,482 था, और जो 2021 में आई 77,493 है। तो इसको याद रखना है, दोनों में से इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष की तुलना में 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ क्षेत्रफल में दोनों में वृद्धि नजर आ रही है। तो कितनी वृद्धि नजर आ रही है, मात्र 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि नजर आ रही है। अगला फैक्ट है, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला भिंड है दोस्तों। देखो वन क्षेत्र पहले से था, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला है भिंड, और वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी करने वाला जिला है बड़वानी। तो वृद्धि में भिंड है और कमी में बड़वानी है। अब अगला हम डिस्कस करेंगे, देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश को वनों का राज्य कहा जाता है, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ सर्वाधिक वन है। सबसे ज्यादा वन बालाघाट जिले में है दोस्तों। बालाघाट जिले में 4,923,
4,923 वर्ग किलोमीटर में पूरा जंगल बसा हुआ है वहाँ पे, है ना। तो बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन है, याद रखना है, बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन है। दूसरे नंबर में सर्वाधिक वन छिंदवाड़ा में है दोस्तों। तीसरे नंबर में सर्वाधिक वन बैतूल जिले में है। चौथे नंबर में सर्वाधिक वन है श्योपुर जिले में। तो कम से कम क्रम तो आपको पता ही होना है कि नहीं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर, है ना। अब न्यूनतम मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम वन है उज्जैन में, मात्र 37 वर्ग किलोमीटर में। उज्जैन, महाकाल की नगरी जो उज्जैन है, वहां पे सबसे कम मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं उज्जैन। दूसरे नंबर में शाजापुर, उज्जैन के किनारे है, दूसरे नंबर में शाजापुर। तीसरे नंबर में रतलाम, उज्जैन के किनारे, तीसरे नंबर में रतलाम। और चौथे नंबर में राजगढ़। ये जिले ऐसे हैं, ये न्यूनतम वन वाले जिले हैं, तो इसको याद रखना है। सर्वाधिक पूछेगा बालाघाट, न्यूनतम पूछेगा उज्जैन। अगला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। देखो अभी तक के हम क्षेत्र वाले देख रहे थे, अब प्रतिशत वाले। तो क्षेत्र में हो चाहे प्रतिशत में हो, बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन है, याद रखें आप, 53%। दूसरे नंबर में श्योपुर में सर्वाधिक वन है, 52%, है ना। तीसरे नंबर में उमरिया में सर्वाधिक वन है, 49%। मंडला में है इसके बाद 44%। तो क्रम भी थोड़ा सा याद रखना है परसेंट के हिसाब से। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हैं बालाघाट, दूसरा है श्योपुर, तीसरा है उमरिया, चौथा है मंडला। उसके बाद अब बात करेंगे हम अगला, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले। तो देखो न्यूनतम क्षेत्र में और प्रतिशत में दोनों में न्यूनतम है उज्जैन, मात्र 0.60%, है ना, मात्र 0.60%। दूसरे नंबर में शाजापुर, मात्र 1%। तीसरे नंबर में रतलाम है, मात्र 1.5%। चौथे नंबर में राजगढ़ है, मात्र 2.79%, मात्र इतना है ना। तो इसका क्रम भी याद रखना है ना, इनका क्रम भी याद रखें न्यूनतम वालों का। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब देखिए अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश में कुल वन व्रत कितने, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो जो पूरे मध्य प्रदेश को वन व्रत में बांट दिया गया है, वन व्रत में बांट दिया गया है ना, ये सर्किल में बांट दिया गया है। वन व्रत को फॉरेस्ट सर्कल बोलते हैं दोस्तों, FOREST, फॉरेस्ट सर्कल। जो सर्कल होते हैं, सर्कल बना दिए गए हैं। जैसे अपने मध्य प्रदेश को डिवीजन में बांट दिया गया है ना, एक प्रकार से संभाग में अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है, वैसे ही ये फॉरेस्ट को भी, है ना। तो मध्य प्रदेश में कुल वन व्रत बना दिए गए, जो 16 वन व्रत है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में कितने वन व्रत है? 16 है, याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत खंडवा है दोस्तों। खंडवा जो है, खंडवा वन व्रत, ये देखो एक वन व्रत के अंतर्गत 2-3 जिले आते हैं दोस्तों, कभी कभी 4 जिले आ जाते हैं, क्षेत्र के हिसाब से रहता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत है खंडवा, और सबसे छोटा वन व्रत है होशंगाबाद। इनको याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत है खंडवा, और सबसे छोटा वन व्रत है होशंगाबाद। अब बात करते हैं हम आगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संस्थान देख लेते हैं, वन संस्थान व केंद्र। तो देखिए इसको समझिए ध्यान से, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को IIFM बोलते हैं इंग्लिश में, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। स्थापना भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। और ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो स्वीडिश इंटरनेशनल, देखो बोल के बता दे रहा हूं, स्वीडिश इंटरनेशनल पोल की सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्वीडिश इंटरनेशनल पोल की सहायता से स्थापित किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में, याद रखें। अगला है संजीवनी संस्थान। एक संजीवनी संस्थान नाम से बनाया गया, ये भोपाल में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संजीवनी संस्थान कहां पर करके पूछेगा हमको, भोपाल टिक करना है, गड़बड़ मत करना। बात है अगला, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, ये भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान, वनों के अनुसंधान के लिए एक संस्थान बनाया गया, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वन अनुसंधान का संस्थान कहां पर है? भोपाल में, है ना। वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा भोपाल, गड़बड़ मत करना इसमें भी, है ना। जबलपुर सोच लेते हो, ऐसा नहीं। जबलपुर में कौन सा है मैं बताऊंगा अभी। अगला है, मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना भोपाल में की गई थी 12 जुलाई 2005 को। 12 जुलाई 2005 को पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए एक इको पर्यटक बोर्ड बनाया गया है, बोर्ड का गठन किया गया है। तो मध्य प्रदेश इको पर्यटक विकास बोर्ड की स्थापना भोपाल में की गई थी 12 जुलाई 2005 को, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, याद रखना है। अगला है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। देखिए दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में। उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है दोस्तों, उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है, तो याद रखना है ये। इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है, और जबलपुर में
में जो कार्यालय बनाया गया था उसकी स्थापना की गई थी 1988 में। 1988 में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। उसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर? जबलपुर में है। थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों, देखो बता रहा हूं मैं आपको। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है और उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 27 जून 1963 को की गई थी। 27 जून 1963 को की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछेगा, मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान कहां पर है? तो ये भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं दोस्तों, और मध्य प्रदेश में ही उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान बनाया गया है, जो जबलपुर में है। 1988 में की गई थी स्थापना। 1988 में की गई थी स्थापना। डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएंगे यहां से। अगला फैक्ट देखिए, जड़ी बूटी बैंक। एक जड़ी बूटी नाम का बैंक ही बना दिया गया, जो पचमढ़ी में दोस्तों, होशंगाबाद के में है पचमढ़ी। तो पचमढ़ी में जड़ी बूटी बैंक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट इतना ही क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक कहां पर है? तो जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में है, इसको याद रखना है। अगला है जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र। तो जैव विविधता से रिलेटेड प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाता है। ये उमरिया के ताला में बनाया गया है। उमरिया के ताला में बनाया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसको सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो। अपने को वन डे एग्जाम में नंबर लेने के हिसाब से पढ़ना है, वन डे एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? उमरिया के ताला में है। उमरिया के ताला में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र है दोस्तों, उमरिया के ताला में बनाया गया है। इसको डायरेक्ट याद रखना, इतना सोचने का ही नहीं है अपने को। अब देखो, अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश में वन से संबंधित इकाइयां दी हुई है, तो उसको हुई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कितने वन व्रत है करके। तो वन व्रत कितने, मैंने बताया मध्य प्रदेश को 16 वन व्रतों में बांटा गया है। डायरेक्ट याद रखना है, 16 वन व्रत है। वन मंडल कितने? तो वन व्रत के अंदर वन मंडल होते हैं। वन मंडल थोड़ा छोटा होता है, वन व्रत बड़ा होता है। तो 63 वन मंडल में बांटा गया है दोस्तों, वन मंडल बनाया गया है। जैसे कि आप बोल सकते हैं, जैसे अपन मध्य प्रदेश पढ़ते हैं ना, तो अपने संभाग कितने हैं? 10 है, और जिले कितने हैं? तो 52 है। तो उसी प्रकार का संभाग के अंदर अगर जिले होते हैं, वैसे ही ये भी। वन व्रत कितने टोटल? 16। वन मंडल कितने? 63। याद रखना है, पूछा जा चुका है पीईबी की एग्जाम में एक बार। वन उपमंडल कितने? तो 135। इसको याद रखो। वन मंडल के अंदर भी वन उपमंडल है ना? तो कितने हैं वो? 135 दोस्तों। वन परिक्षेत्र कितने? तो 473 वन परिक्षेत्र है। और उप वन परिक्षेत्र कितने? तो 1871 वन उप वन परिक्षेत्र है। और वन परिसर कितने? तो 8,286। तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं आती, याद रखें जब ही काम बनेगा, है ना? तो देखो, वन व्रत 16 है, वन मंडल कितने? 63 है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख के देखो एक दो बार, है ना? वन उपमंडल कितने? तो 135 है। उपमंडल कितने? तो 135 है। वन परिक्षेत्र कितने हैं? तो 473 है मात्र, याद रख लो बस। उपवन परिक्षेत्र कितने? तो 1871 है मात्र, है कि नहीं? वन परिसर कितने? तो 8,286। बस आगे बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में वन संबंधित योजनाओं व पुरस्कार की। देखो दोस्तों, ये भारत की पहली वन नीति कब आई थी? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली वन नीति 1952 में आई थी या बनाई गई थी। भारत की पहली वन नीति या मध्य प्रदेश की पहली वन नीति पूछेगा तो 1952 में आई थी दोस्तों। 1952 में पहली वन नीति बनाई गई थी। वन नीति क्या होता है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, वन नीति राष्ट्रीय वन नीति होती है एक, है ना? तो नहीं, वन नीति जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन की स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के अधीनस्थ और बड़ी नीति बड़े पैमाने पर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महिलाएं समेत कई लोग भागीदारी होती है, सभी नीति बनाई जाती है। इतना याद रखें, इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन को स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पहली वन नीति कब आई? आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहली वन नीति 1952 में आई थी। वर्तमान में 4 अप्रैल 2005 की वन नीति लागू है। वर्तमान में 4 अप्रैल 2005 की वन नीति लागू है दोस्तों। वर्तमान में 4 अप्रैल 2005 की वन नीति लागू है। अगला देखेंगे हम, अगला पंचवन योजना। ये पंचवन नाम की एक योजना आई है जो 1976-77 में आई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इससे क्या समझ में आया आपको? 33% वृक्षारोपण, यानी
33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत। तो इसको याद रखना है, मात्र सीधे डायरेक्ट, यानी पेड़ लगाओ। 33% पेड़ लगाना जरूरी है। वृक्ष लगाने से संबंधित जानकारी दी जाती है ना, बस। पंचवन योजना पूछेगा तो 1976-77 में आई थी। प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है इसमें। अगला एकलव्य शिक्षा विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। ये जो तेंदुपत्ता जो लोग उठाते हैं, समेटते हैं, उसका संग्रहण करते हैं, उसको रखते हैं और बाजार में बेचते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। ये डायरेक्ट आ सकता है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। अगला है चरण पादुका योजना, 2018 में आई थी दोस्तों। ये चरण पादुका योजना जो है ये तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। किससे संबंधित है? तेंदुपत्ता बिनने वाले होते हैं दोस्तों। जो तेंदुपत्ता होते हैं, तेंदू के पेड़ होते हैं, उससे पत्ते गिरते हैं जो बीड़ी बनाने और कई उद्योगों में काम आते हैं। तो इन लोग खेतों में जाते हैं, पत्ते चुनते हैं, चुन के उसका संग्रह करते हैं, बचा के रखते हैं, साथ में पूरा बांध के ले जाके सरकार को बेचते हैं। तो उनसे रिलेटेड योजना है ये। चरण पादुका योजना 2018 में आई थी, तेंदुपत्ता से संबंधित है, इतना याद रखना है। अगला है बसामन मामा। सबसे पहले तो आपको पता होना बसामन मामा कौन थे दोस्तों। तो बसामन मामा नाम के एक व्यक्ति थे रीवा जिले में, है ना। तो ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं। इनका नाम का एक रीवा से 32 किलोमीटर दूर तमाशा नदी के तट पे एक मंदिर भी बना हुआ है, बसामन मामा मंदिर, जहाँ जाने से कई इच्छाएं पूरी हो जाती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है वहाँ की। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो बसामन मामा थे, बसामन मामा को वृक्षों के देवता, जंगलों को बचाने के लिए इनको जाना जाता है। जंगलों के देवता, वृक्षों के देवता के रूप में पूछा जाता है। और बसामन मामा एक वृक्ष के लिए कुर्बानी देने वाला अद्भुत दूल्हा था। ये दूल्हे थे, है ना। तो एक वृक्ष के लिए कुर्बानी देने वाले अद्भुत दूल्हे के रूप में इन्हें जाना जाता है, बसामन मामा को। इनकी एक कहानी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कभी टाइम मिलेगा तो, है ना। तो जब अपन रीवा के टाइम पे कुछ पढ़ेंगे जब, तो एक वृक्ष के लिए कुर्बानी देने वाला अद्भुत दूल्हे के रूप में जाना जाता है। इसे वृक्षों का देवता भी कहते हैं। वृक्ष बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। तो इनके नाम पे एक वन संरक्षण पुरस्कार की भी शुरुआत की गई दोस्तों। बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार की भी शुरुआत की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। किससे संबंधित है? तो वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार, बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार दोस्तों। अगला है वन प्रहरी पुरस्कार, अग्निरोधक कार्य के लिए दिया जाता है। अग्निरोधक का मतलब अग्नि से बचाने वाले कार्य के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। वन प्रहरी पुरस्कार नाम से ही पता चल रहा है। तो समझ में आ गया। वन प्रहरी पुरस्कार जो अग्निरोधी कार्य के लिए दिया जाता है, जैसे जंगल में आग लग गई मान लो, तो उससे किसी को बचाने के लिए दिया जाता है वन प्रहरी पुरस्कार। अब बात करेंगे हम अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की। तो सबसे पहले आपको पता होना अमृता देवी कौन थी। तो अमृता देवी राजस्थान की थी दोस्तों। अमृता देवी राजस्थान की थी। राजस्थान के खेजड़ली गांव की महिला थी, है ना। गांव की महिला थी जो वहां पे जिन्होंने पर्यावरण आंदोलन चलाया था। खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए मर गई, यानी अपना बलिदान दे दी थी इन्होंने, है ना। खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए, यानी जोधपुर के महाराज थे वहाँ पे एक, जो हरे पेड़ों को काटने के लिए भेजे थे। अमृता देवी बिश्नोई ने अपना 3 बेटी आसू रानी भागो के साथ मिलकर, वो जैसे चिपको आंदोलन हुआ था ना दोस्तों, जैसे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था, वैसे ही इन्होंने भी की थी। ये राजस्थान की थी, जोधपुर की थी। तो वन बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई थी और अपना आत्म बलिदान दे दी थी। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वन व वन्य जीव संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। काय के लिए दिया जाता है? वन व वन्य जीव संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये लेक्चर हो गया खत्म, जिसमें हमने क्या पढ़े? जिसमें हमने पढ़े
मध्य प्रदेश में वन संसाधन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे तो ये एक लेक्चर देखने के बाद आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है। आपके पास जो भी बुक हो उससे पढ़िए, ये बुक हो इससे पढ़िए, जो बुक हो उससे पढ़िए, सब में वही लिखा हुआ है। एक बार लेक्चर देख लीजिए और अपने पास जो बुक है उससे पढ़िए या इससे पढ़िए, कैसे भी करके बेहतरीन उसको पढ़िए, उस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए दोस्तों, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।